नमस्कार। पारिस्थितिकी तंत्रों के लिए खतरे और उनके संरक्षण के उपाय। ये वीडियो चौथी वीडियो है। इससे पहले की जो वीडियो है, मतलब नंबर 3 की, उसकी कंटिन्यूटी में ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इकोलॉजी और एनवायरनमेंट का ये कंप्लीट नोट्स होगा, कंप्लीट सब्जेक्ट होगा। इसे पढ़ने के बाद में आपको केवल करंट अफेयर पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। जो चीज़ें अपडेट हो रही हैं उनको अपडेट कर लेना है। बाकी मेरे हिसाब से किसी और किताब को पढ़ने की आपको ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो बिना देरी के शुरू करते हैं अपनी इकोलॉजी और एनवायरनमेंट की चौथी क्लास। पारिस्थितिकी तंत्रों के लिए खतरे और उनके संरक्षण के उपाय। दुनिया भर के पारिस्थितिकी तंत्र कई खतरों का सामना कर रहे हैं जो उनके संतुलन और कार्य प्रणाली को बाधित करते हैं। इन खतरों को समझना और प्रभावी संरक्षण उपायों को लागू करना जैव विविधता को संरक्षित करने और हमारे ग्रह के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। पारिस्थितिकी तंत्रों के लिए प्रमुख खतरे। आवास विनाश, वनों की कटाई, कृषि, लकड़ी काटने और शहरी विकास के लिए जंगलों की सफाई से अनगिनत प्रजातियों के लिए आवास कम होते जाते हैं और पारिस्थितिक प्रक्रियाएं बाधित होती हैं। शहरीकरण, शहरों का विस्तार प्राकृतिक परिदृश्यों को निर्मित वातावरण में बदल देता है, जिससे आवास खंडित होते हैं और पारिस्थितिकी तंत्र बदल जाते हैं। कृषि विस्तार, प्राकृतिक आवासों को खेतों में बदलने से जैव विविधता की हानि और मिट्टी का क्षरण हो सकता है। प्रदूषण, जल प्रदूषण, औद्योगिक अपशिष्ट, कृषि अपवाह और सीवेज से प्रदूषक जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों और उन पर निर्भर प्रजातियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। वायु प्रदूषण, कारखानों, वाहनों और अन्य स्रोतों से उत्सर्जन अम्लीय वर्षा का कारण बन सकते हैं, जो वनस्पति और जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों को नुकसान पहुंचाती है। मिट्टी प्रदूषण, कीटनाशक, भारी धातुएं और अन्य प्रदूषक मिट्टी के स्वास्थ्य को बिगाड़ सकते हैं और पौधों और पशु जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापन, बढ़ते तापमान आवासों को बदल सकते हैं, जिससे प्रजातियों का वितरण और पारिस्थितिकी तंत्र की गतिशीलता प्रभावित होती है। चरम मौसम घटनाएं, तूफान, सूखे और बाढ़ की बढ़ती आवृत्ति और तीव्रता पारिस्थितिकी तंत्रों को बाधित कर सकती है और प्रजातियों की हानि का कारण बन सकती है। महासागर अम्लीकरण, बढ़ते CO2 स्तर महासागर के जल का pH कम कर सकते हैं, जो समुद्री जीवन विशेष रूप से कैल्शियम कार्बोनेट, खोल और कंकाल वाले जीवों को प्रभावित करता है। आक्रामक प्रजातियां, गैर देसी प्रजातियां, अन्य क्षेत्रों से लाई गई प्रजातियां स्थानीय प्रजातियों से प्रतिस्पर्धा करके उनकी गिरावट या विलुप्ति का कारण बन सकती हैं और पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना को बदल सकती हैं। रोग, आक्रामक प्रजातियों द्वारा लाए गए रोग तेजी से फैल सकते हैं। स्थानीय प्रजातियों और पारिस्थितिकी
तंत्र को सिग्निफिकेंट नुकसान पहुंचा सकते हैं। अत्यधिक दोहन, अत्यधिक मछली पकड़ना। अस्थिर मछली पकड़ने के तरीकों से मछली की आबादी घट सकती है, जिससे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र बाधित होते हैं। शिकार और अवैध शिकार। वन्य जीवों का अत्यधिक शिकार और अवैध शिकार आबादी की गिरावट और विलुप्ति का कारण बन सकता है। संसाधन निष्कर्षण, खनन, ड्रिलिंग और अन्य संसाधन निष्कर्षण के रूप पारिस्थितिकी तंत्रों को प्रदूषित और उनके आवास को नुकसान पहुंचा सकते हैं। पारिस्थितिकी तंत्रों के संरक्षण के उपाय। संरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान और आरक्षित क्षेत्र। संरक्षित क्षेत्र की स्थापना महत्वपूर्ण आवासों की रक्षा कर सकती है और प्रजातियों के लिए सुरक्षित स्थान प्रदान कर सकती है। समुद्री संरक्षित क्षेत्र महासागरों और समुद्रों के क्षेत्रों को संरक्षित घोषित करने से समुद्री जैव विविधता का संरक्षण और पारिस्थितिकी तंत्रों की पुनः प्राप्ति में मदद मिल सकती है। सतत प्रथाएं, सतत कृषि, फसल चक्रण, कृषि वानिकी और जैविक खेती जैसी प्रथाओं को लागू करने से पर्यावरणीय प्रभाव को कम किया जा सकता है और जैव विविधता को बढ़ावा दिया जा सकता है। सतत मछली पकड़ना, कोटा, संरक्षित क्षेत्र और जिम्मेदार मछली पकड़ने की तकनीक को अपनाकर मछली की आबादी और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्रों को बनाए रखा जा सकता है। सतत वानिकी, चयनात्मक लकड़ी कटाई, पुनर्वनीकरण और प्रमाणन योजनाएं जैसे FSC वन स्वास्थ्य और जैव विविधता को बढ़ावा दे सकती है। पुनर्स्थापन पारिस्थितिकी, पुनर्वनीकरण और वनीकरण, पेड़ लगाकर और वनों को पुनर्स्थापित करके आवासों को बढ़ावा दिया जा सकता है, कार्बन को संचित किया जा सकता है और जैव विविधता का समर्थन किया जा सकता है। आर्द्र भूमि पुनर्स्थापन, आर्द्र भूमियों को पुनर्स्थापित करने से जल गुणवत्ता में सुधार, आवास प्रदान करना और बाढ़ को कम करना संभव है। मूंगा रीफ पुनर्स्थापन, मूंगा बागवानी और कृत्रिम रीफ जैसी तकनीकों से क्षतिग्रस्त मूंगा पारिस्थितिकी तंत्रों को पुनर्स्थापित किया जा सकता है। विधि और नीति, पर्यावरणीय नियम प्रदूषण को सीमित करने, लुप्तप्राय प्रजातियों की रक्षा करने और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए कानूनों और नियमों को लागू करना पारिस्थितिकी तंत्रों को संरक्षित करने में मदद कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय समझौते, पेरिस समझौते और जैविक विविधता संधि जैसे समझौते वैश्विक संरक्षण प्रयासों में सहयोग को बढ़ावा दे सकते हैं। समुदाय की भागीदारी, शिक्षा और जागरूकता, सार्वजनिक को पारिस्थितिकी तंत्रों और जैव विविधता के महत्व के बारे में शिक्षित करना संरक्षण की संस्कृति को बढ़ावा दे सकता है। समुदाय आधारित संरक्षण, स्थानीय समुदाय को संरक्षण प्रयासों में शामिल करना संसाधनों के सतत उपयोग को सुनिश्चित कर सकता है और लोगों को उनके पर्यावरण की रक्षा के लिए सशक्त बना सकता है। अनुसंधान और निगरानी, वैज्ञानिक अनुसंधान, पारिस्थितिकी तंत्रों और उनकी गतिशीलता का अध्ययन करना प्रभावी संरक्षण रणनीतियों के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है। निगरानी कार्यक्रम, पारिस्थितिकी तंत्रों की नियमित निगरानी में परिवर्तनों का पता लगाया जा सकता है, खतरों की पहचान की जा सकती है और संरक्षण उपायों की प्रभावशीलता का आकलन किया जा सकता है। पारिस्थितिकी तंत्रों के खतरों का प्रबंधन करके और
इन संरक्षण उपायों को लागू करके हम स्थायी भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं, जहां पारिस्थितिकी तंत्र फलते फूलते हैं और सभी जीवों के लिए आवश्यक सेवाएं प्रदान करते हैं। तो यहाँ तक तो बात रही पारिस्थितिकी संरक्षण और पारिस्थितिकी के लिए खतरे। इससे आगे ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है और नया टॉपिक आज ही शुरू करते हैं, जिसका नाम है जैव भू रासायनिक चक्र। अब ये क्या होता है? देखिए, जैव भू रासायनिक चक्र में कई चक्र शामिल होते हैं। चक्र का मतलब ये है कि किसी तत्व का पृथ्वी में पाया जाना, पृथ्वी से निकलकर मानवीय उपयोग में आना, मानवीय उपयोग से वायुमंडल में जाना, वायुमंडल से पेड़ पौधों वगैरह के द्वारा फिर से पृथ्वी को पहुंचा देना, यही चक्र है। मतलब जैसे कि जल चक्र है, जैसे जल पृथ्वी से प्राप्त हुआ, पृथ्वी से वायुमंडल में पहुंचा, वायुमंडल से फिर पृथ्वी पे पहुंचा, और ऐसे ही इसका अस्तित्व लगातार बना हुआ है। तो ऐसे ही केवल जल का ही चक्र नहीं, ऐसे बहुत सारे तत्वों के चक्र होते रहते हैं, जिन्हें अभी आगे पढ़ेंगे। तो हेडिंग है हमारी जैव भू रासायनिक चक्र। देखिए, जैव भू रासायनिक चक्र को अंग्रेजी में बायो जियो केमिकल चक्र, केमिकल साइकिल, उन प्राकृतिक मार्गों को संदर्भित करते हैं जिनके माध्यम से जीवित पदार्थ के आवश्यक तत्वों को परिसंचरण होता है। ये चक्र जैविक, भौगोलिक और रासायनिक प्रक्रियाओं को शामिल करते हैं जो पोषक तत्वों को परिवर्तित और चक्रण करते हैं, जिनमें कार्बन, नाइट्रोजन, जल, सल्फर और फास्फोरस चक्र शामिल है। तो मैंने अभी बताया था कि जैव भू रासायनिक चक्र में कई तत्वों के चक्र शामिल होते हैं, तो सबके नाम नीचे आ गए हैं, जिनमें शामिल है कार्बन, नाइट्रोजन, जल, सल्फर और फास्फोरस चक्र। और हमें ये पढ़ने भी बहुत महत्वपूर्ण है। इनसे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसी ना किसी रूप में इनसे घुमा फिरा के क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो अपने हिसाब से इनके नोट्स बनाएं, और प्रश्न बना के जब नोट्स बनाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मतलब अपने अनुसार प्रश्न बना लें कि ये संभावना प्रश्न बनने की है, तो उसे नोट कर लें। अभी मैं इसका कंप्लीट फ़ोटो दिखा देता हूँ, और फिर इसके नीचे जो डिटेल है उसको पढ़ते हैं, या जो इस चित्र में दिया गया है उसकी सारी डिटेल नीचे है। तो मैं छोटा करके दिखा देता हूँ पूरा फ़ोटो। ये नाइट्रोजन साइकिल है, मतलब नाइट्रोजन चक्र। इसमें जैसे मैंने बताया अभी कि कोई तत्व पृथ्वी के गर्भ में या पृथ्वी में पाया जाता है, फिर वही किसी प्रक्रिया द्वारा उसकी सतह पे आ जाता है, सतह से मानवीय क्रिया में या वायुमंडल में पहुंच जाता है। वायुमंडलीय क्रियाओं द्वारा वो फिर से पृथ्वी को ही प्राप्त हो जाता है, और उसी तत्व का लगातार चक्रण होता रहता है। तो ऐसे ही नाइट्रोजन का होता है, ऐसा ही कार्बन का, जल का, फास्फोरस का। अब इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं आगे, और छोटा करके देख लीजिए। अब दिख गया पूरा? उम्मीद है कि आप देख पा रहे होंगे। इसे इतना देख लीजिए, अब ये कंप्लीट है। आगे बढ़ते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, नाइट्रोजन चक्र एक बायोजियोकेमिकल चक्र है जो वायुमंडल, स्थलीय और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्रों में विभिन्न रूपों के माध्यम से नाइट्रोजन के परिवर्तन का कारण बनता है। यह पृथ्वी पर जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि नाइट्रोजन अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड और अन्य कई कार्बनिक यौगिकों का मुख्य घटक है। नाइट्रोजन चक्र के प्रमुख चरण, इसका मतलब है कि किन किन चरणों में होकर नाइट्रोजन
पृथ्वी में समाता है, पृथ्वी से उसकी सतह पे आता है, सतह से वायुमंडल में पहुंचता है और वायुमंडल से कैसे पेड़ों के माध्यम से फिर से पृथ्वी की सतह को प्राप्त हो जाता है। और मनुष्य के लिए इसका क्या उपयोग है, सब आगे जो है डिटेल में मिलेगा। आगे पढ़ते हैं नाइट्रोजन चक्र के प्रमुख चरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन से तो ऐसा कोई सा पेपर है नहीं जिसमें सवाल ना पूछा जाता हो, और ज़्यादातर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन से बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में सहायक हैं। तो आगे उनके भी नाम दिए हुए हैं। देखिए ये नोट्स है वास्तव में यूपीएससी का ही है, बस इस पर नाम किसी का नहीं है, और पढ़ इसको मैं रहा हूँ और आपके लिए उपयोगी है। आपको मेरी क्लास बोरिंग इसलिए लग सकती है क्योंकि मैं किसी अन्य तत्व का प्रयोग कर नहीं रहा हूँ, जैसे इसको अंडरलाइन करके नहीं पढ़ा रहा हूँ, मेरी शक्ल नहीं दिख रही है वगैरह वगैरह, ऐसी परेशानियाँ हो सकती हैं। तो आप इनको अगर नज़रअंदाज करें तो ये नोट्स है बहुत बढ़िया। आपको इस नोट्स को पढ़ने के बाद में मुझे लगता है किसी किताब को पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है, वो है इसका अपडेट। मतलब जो अभी आगे चीज़ें पढ़ाई जाएंगी जैसे पेरिस समझौते वगैरह, जलवायु परिवर्तन पे जो रिपोर्टें हैं उनमें जो अपडेशन हुए हैं उनको आपको अपडेट करना है, और कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो पढ़ना शुरू करते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को पौधों द्वारा उपयोगी रूप में बदलने की प्रक्रिया, पहला हो गया। दूसरा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया जैसे राइजोबियम, अजेटोबैक्टर और कुछ बैक्टीरिया द्वारा किया जाता है। एक बार सवाल यूँ पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन फिक्सेशन में सहायक है। 4 ऑप्शन थे, उनमें से एक साइनोबैक्टीरिया था। साइनोबैक्टीरिया को सामान्य किताबों में नहीं लिखा जाता, जो डिटेल में ज़्यादा गहराई में किताबें लिखी जाती हैं उनमें साइनोबैक्टीरिया वगैरह होता है मतलब उनमें साइनोबैक्टीरिया को बता दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। यह आकाश में बिजली के चमकने से और औद्योगिक प्रक्रियाओं से के माध्यम से भी हो सकता है। अब समझ में आ रहा होगा कि क्या हो सकता है। मतलब बिजली के चमकने से, जो आकाश में बिजली चमकती है उसके चमकने से भी नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण हो सकता है। दूसरा, कुछ बैक्टीरिया हैं उनकी सहायता से भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण हो सकता है। दूसरा, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को पौधों द्वारा उपयोगी रूप में बदलने की प्रक्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। पहली बात तो यही समझनी है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है। तो एक सीधी सी लाइन दे रखी है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को पौधों द्वारा उपयोगी रूप में बदलने की प्रक्रिया, यही नाइट्रोजन फिक्सेशन है। अब नाइट्रिफिकेशन, देखिए होता क्या है, अमोनिया को नाइट्रेट में बदलना। सीधी सी परिभाषा आ गई कि नाइट्रिफिकेशन क्या होता है, तो अमोनिया को नाइट्रेट में बदलना। ये दो चरणीय प्रक्रिया होती है। एक, नाइट्रोसोमोनास जैसे बैक्टीरिया द्वारा अमोनिया को नाइट्राइट में ऑक्सीकृत करना। दूसरा है नाइट्रोबैक्टर जैसे बैक्टीरिया द्वारा नाइट्राइट को नाइट्रेट में ऑक्सीकृत करना। आगे बढ़ते हैं। अपशोषण, पौधों द्वारा अपनी जड़ों के माध्यम से नाइट्रेट का अपशोषण। दूसरा, पौधों के ऊतकों में नाइट्रोजन को अमीनो एसिड और प्रोटीन के रूप में शामिल करना, ये अपशोषण होता है। अमोनिफिकेशन, मृत पौधों और जानवरों से जैविक नाइट्रोजन का अमोनिया में विघटन। दूसरा, विघटनकारी बैक्टीरिया और कवक द्वारा किया जाता है। ये बिंदु 2 रखे हैं लेकिन ये लाइन एक ही है, मतलब इसको ऐसे पढ़ना चाहिए, मृत पौधों और जानवरों से जैविक नाइट्रोजन का अमोनिया में विघटन और विघटनकारी बैक्टीरिया और कवक द्वारा किया जाता है। डीनाइट्रिफिकेशन, नाइट्रेट को वायुमंडलीय नाइट्रोजन में वापस बदलना डीनाइट्रिफिकेशन कहलाता है। स्यूडोमोनास और थायोबैसिलस
जैसे डिनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया द्वारा किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डीनाइट्रिफिकेशन में यानी कि किसकी सहायता से डीनाइट्रिफिकेशन होता है, तो स्यूडोमोनास और थायोबैसिलस याद रखना है। महत्वपूर्ण नाइट्रोजन स्थिरीकरण पौधे, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से पौधे नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए महत्वपूर्ण हैं। जैसे फलियां, जैसे अल्फाल्फा, चना, सोयाबीन, मटर, मूंग, क्लोवर। दूसरा, इन पौधों का अपनी जड़ गांठों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया के साथ सहजीवी संबंध होता है। ये लाइन भी याद रखने की है कि संबंध पूछा जा सकता है कि कैसा संबंध होता है, तो याद रखना सहजीवी संबंध होता है। इन पौधों का अपनी जड़ गांठों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया के साथ सहजीवी संबंध होता है। महत्वपूर्ण नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया, ये चारों के चारों याद रखने हैं भाई, कि राइजोबियम, अजेटोबैक्टर और क्लोस्ट्रीडियम और एनाविना। ये इन चारों में से ऐसा कोई सा नहीं है जो क्वेश्चन में नहीं आया हो। मैं देखता हूँ कि हर पेपर में यहाँ से तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है, और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 1 नंबर आपका सीधा। और एक और दे रखा है, एनाविना के बाद है नोस्टॉक। एनाविना, नोस्टॉक, अजेटोबैक्टर और राइजोबियम। सबसे ज़्यादा राइजोबियम पूछा जाता है। अच्छा, चने की जड़ में जो बैक्टीरिया पाया जाता है वो राइजोबियम है। चने मतलब दाल के जो भी पौधे हैं उनमें राइजोबियम बैक्टीरिया अवश्य ही होता है। सबसे ज़्यादा संख्या में राइजोबियम होता है। अब आगे पढ़ते हैं नाइट्रोजन चक्र पर मानव प्रभाव। उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से जल निकायों में यूट्रिफिकेशन। यूट्रिफिकेशन क्या होता है, एक शब्द में बताता हूँ कि जल में या वायुमंडल में यूरिया की मात्रा का बढ़ जाना यूट्रोफिकेशन कहलाता है। ज़्यादातर इसको जो है जल के संबंध में पढ़ा जाता है। उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से वायुमंडल में N2O का उत्सर्जन होता है। N2O एक ग्रीन हाउस गैस है और ओजोन परत को भी नुकसान पहुंचाती है। देखिए, ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है कि नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। तो ऐसा हो सकता है कि नाइट्रोजन ऑप्शन में दे रखी हो, लेकिन नाइट्रोजन को हम इस पॉजिटिव रूप में ज़्यादा देखते हैं, क्योंकि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा जो गैस है वो नाइट्रोजन है। और नाइट्रोजन जो है मानव के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि ज़्यादा जो फसलें मतलब फसलों में जो उर्वरता है वो नाइट्रोजन से ही आती है, और नाइट्रोजन की कमी ना हो इसलिए हम खेतों में यूरिया का छिड़काव करते हैं। तो जो नाइट्रोजन गैस है उसको हम पॉजिटिव वे में इसलिए ले जाते हैं। अब इसका नेगेटिव वे ये है कि ये क्या नाम है, एक ग्रीन हाउस गैस है, मतलब पृथ्वी के का जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसमें सहायक है, तापमान को बढ़ाने वाली है। मैं भूगोल में आपको पढ़ाऊंगा कि ग्रीन हाउस गैसों से पृथ्वी का तापमान कैसे बढ़ रहा है। औद्योगिक प्रक्रियाओं और वाहनों से नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन जो वायु प्रदूषण और अम्ल वर्षा का कारण बनता है। पारिस्थितिकी तंत्र में पौधों की प्रजातियों की संरचना में परिवर्तन होता है। नाइट्रोजन चक्र का महत्व, पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। देखिए, इसी लाइन की वजह से हम नाइट्रोजन को हमेशा पॉजिटिव वे में सोच लेते हैं, जबकि इसका नेगेटिव रूप भी है, वो मैंने अभी आपको बताया कि ग्लोबल वार्मिंग में सहायक भी है। मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है। जीवों में प्रोटीन संश्लेषण का समर्थन करता है। इससे आगे देखते हैं, ये जो नाइट्रोजन चक्र था वो यहाँ ख़त्म होता है। इसके आगे बढ़ते हैं, द कार्बन साइकिल।
पहले इसका फोटो दिखा देता हूँ। जैसा चक्र नाइट्रोजन का है वैसा ही सेम कार्बन का है, लेकिन इसके प्रभाव जो है, कार्बन साइकिल के जो प्रभाव हैं नाइट्रोजन साइकिल से अलग है। नाइट्रोजन के कुछ पॉजिटिव प्रभाव ज़्यादा है, नेगेटिव कम है, लेकिन कार्बन साइकिल के नेगेटिव प्रभाव ज़्यादा है और पॉजिटिव कम है। ये फोटो देख लीजिए आप। और इसके आगे पढ़ना शुरू करते हैं। कार्बन चक्र एक बायोजियो केमिकल चक्र है जो वायुमंडल, स्थलीय और समुद्री परिस्थिति तंत्रों और लिथोस्फेयर के माध्यम से कार्बन की गति का वर्णन करता है। कार्बन जीवन का एक मौलिक निर्माण खंड है जो जैविक अणुओं के प्रमुख घटकों को बनाता है। कार्बन चक्र के प्रमुख चरण। प्रकाश संश्लेषण। पौधे, शैवाल और साइनोबैक्टीरिया वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बनिक पदार्थ में बदलते हैं और सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बनिक पदार्थ कौन से पदार्थ में बदलते हैं, तो इसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ है ग्लूकोज में बदलते हैं और सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं। समीकरण लिखा हुआ है, उसे आप देख के पढ़ सकते हैं, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ। अगला है श्वसन। जीवित जीव कार्बनिक पदार्थों को कोशिकीय श्वसन के माध्यम से CO2 में बदलते हैं। अब कैसे बदलते हैं इसका समीकरण लिखा हुआ है, और केमिस्ट्री वाले जो हैं वो अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। वैसे समीकरण याद करने की कोई आवश्यकता है नहीं। विघटन। विघटनकारी बैक्टीरिया और कवक मृत कार्बनिक पदार्थ को तोड़ते हैं, CO2 को वायुमंडल या मिट्टी में मुक्त करते हैं। दहन यानी कि कंबशन, जीवाश्म ईंधन और बायोमास का जलना CO2 के रूप में संग्रहित कार्बन को वायुमंडल में मुक्त करता है। महासागरीय अवशोषण और विमोचन। महासागर वायुमंडल से CO2 को अवशोषित करते हैं और इसे घुले हुए CO2 कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट आयनों के रूप में संग्रहित करते हैं। समुद्री जीव कार्बोनेट आयनों का उपयोग अपने गोले और कंकाल अपनाने के लिए करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, ये ब्रैकेट में है, अगली लाइन में नहीं। जब समुद्री जीव मर जाते हैं और उनके गोले और कंकाल महासागर तल पर बस जाते हैं, जो अंततः चट्टान में बदल सकते हैं। अवसादन, सेडिमेंटेशन एंड वरियल। भूवैज्ञानिक समय सीमा में कार्बन युक्त अवसाद दब जाते हैं और जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस में बदल जाते हैं। ज्वालामुखी गतिविधि। ज्वालामुखी विस्फोट पृथ्वी में मेंटल से CO2 को वायुमंडल में मुक्त करते हैं। अच्छा, ज्वाला एक गूगल करके देखना कि ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली गैसें और सबसे ज़्यादा कौन सी गैस निकलती है, उनके प्रभाव क्या होते हैं। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली गैसों का। तो इससे भी आपको एक ना कोई क्वेश्चन हर पेपर में मिलेगा, तो आप इसे गूगल करके देख लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया है। मानव प्रभाव कार्बन चक्र पर। वनों की कटाई। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से CO2 को अवशोषित करने वाले पेड़ों की संख्या को कम करता है, जिससे वायुमंडलीय CO2 स्तर बढ़ता है। जीवाश्म ईंधन का जलना बड़ी मात्रा में CO2 को मुक्त करता है, जिससे वैश्विक तापमान और जलवायु परिवर्तन में योगदान होता है। औद्योगिक प्रक्रियाएं, सीमेंट उत्पादन और अन्य औद्योगिक गतिविधियां महत्वपूर्ण मात्रा में CO2 मुक्त करती हैं। कार्बन चक्र का महत्व। पृथ्वी की जलवायु को नियंत्रित करता है। वायुमंडलीय CO2 स्तरों को संतुलित करता है, जो वैश्विक तापमान को प्रभावित करता है। जीवन को समर्थन करता है। कार्बन आवश्यक जैविक अणुओं के निर्माण के लिए आवश्यक है।
महासागर स्वास्थ्य, समुद्री कार्बन चक्र प्रक्रिया महासागर खाद्य जालों का समर्थन करती है और महासागर की कार्बन संकोच क्षमता में योगदान करती है। प्रमुख कार्बन भंडार वायुमंडल CO2 और मीथेन CH4 को समाहित करता है। जैव मंडल सभी जीवित जीवों को शामिल करता है। महासागर सबसे बड़ा कार्बन भंडार है। ये क्वेश्चन तो पूछा भी गया है, ज़्यादातर पूछा भी जा रहा है कि सबसे बड़ा कार्बन भंडार क्या है, तो वो देंगे जंगल, भूपर्पटी, और एक ऑप्शन जो सही मिलेगा वो मिलेगा महासागर। जो इससे आगे पढ़ रहा हूँ, महासागर सबसे बड़ा कार्बन भंडार है जो कार्बन को घुले हुए रूपों में अपसादी चट्टान और समुद्री बायोमास के रूप में संग्रहित करता है। लिथोस्फीयर जीवाश्म ईंधन और अपसादी चट्टान चूना पत्थर को समाहित करता है। अब कार्बन चक्र समाप्त होता है। इसके बाद है 10 सल्फर साइकिल। तो ये सब चक्र जो है एक से ही है। पढ़ना क्या है कि इनके जो स्टेज हैं, मतलब जो लेवल है, चरण, वो क्या है, इनके प्रभाव क्या है, ये पढ़ना जरूरी है। सब समान ही लगभग, मतलब एक जैसे ही घटित होते हैं। फोटो दिखा देता हूँ पूरा, ये देखिए। यह मैं समझता हूँ कि क्लास काफ़ी लंबी हो चुकी है, लगभग आधे घंटे की। तो आज की इस क्लास को यहीं रोका जाता है और बाकी सल्फर चक्र को अगली क्लास में देखेंगे। तब के लिए जय हिंद।